Hello everyone, welcome to your family Be the Brand, and this is Abhishek Pratap Singh with the remaining portion of the chapter number 3 खनिज और शक्ति संसाधन। जैसा कि हमने इस चैप्टर के पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया है, उसके अंतर्गत हमने आपको खनिज के बारे में विस्तृत जानकारी दी हुई है और अब हम लोग इस पार्ट 2 सीरीज में शक्ति संसाधन को पढ़ेंगे। चूंकि जो पार्ट 1 है वो मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से देख लेंगे। और जो हमारी वीडियोस हैं 6th 7th की एवं 8th की भी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आ चुकी है, इनका सफर भी चल रहा है और इसी तरह हम आगे 9th 10th 11th 12th तक आपको सारी सीरीज अवेलेबल कराएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने अगले टॉपिक को, वो है शक्ति संसाधन। देखिए, खनिज के साथ साथ शक्ति संसाधन के प्रयोग के बिना ना खनिजों का निष्कर्षण हो सकता है, ना संसार में किसी भी कार्य को किया जा सकता है। फिर वो चाहे संचार हो, चाहे हमें स्वयं कोई कार्य करना हो, प्रतिरक्षा हो, संचार हो, कोई भी कार्य हो, उसके बिना नहीं किया जा सकता। शक्ति अथवा ऊर्जा का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर चाहे वह कृषि हो, उद्योग हो, परिवहन, संचार एवं प्रतिरक्षा आदि के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। बिना शक्ति के यानी बिना एनर्जी के कुछ भी किया नहीं जा सकता है। और एक चीज, एनर्जी कैन नॉट बी जनरेटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म्ड। ये सिर्फ परिवर्तित की जा सकती है एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में। आप ऊर्जा को कहीं से निकाल रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, तो वो ऊर्जा कहीं पर निर्मुक्त हो रही है, ना कि नष्ट हो रही है। ठीक है, ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत एवं गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी जो हमारे शक्ति के संसाधन हैं, ऊर्जा के संसाधन हैं, इनको परंपरागत स्रोत एवं गैर परंपरागत स्रोतों में बांट दिया गया है। अब परंपरागत स्रोत में आप इसको एकदम सामान्य भाषा में ऐसा लीजिए कि कोई काम है जो जिसे लोग कहते हैं ना कि नहीं ये हमारी परंपरा है। परंपरा मतलब पीछे से जरूर उसका चला आ रहा है, क्योंकि उसका पीछे के साथ कोई ना कोई लिंक जरूर है, तभी वहां पर ऐसा कहा जा रहा है। तो परंपरा यानी जो पहले से यूज हो रहे हैं, तो उसमें कौन आ सकते हैं? जो हमारे ईंधन है, जैसे लकड़ी का है, कोयले का प्रयोग हो गया, पेट्रोलियम का प्रयोग हो गया, जल विद्युत का प्रयोग हो गया, ये सब चीजें हैं, तो ये परंपरागत हैं। तो परंपरागत स्रोत वे स्रोत जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। और ईंधन और जीवाश्मी ईंधन, जो ईंधन है, ईंधन में आप लकड़ी ले सकते हो या फिर कोई भी ऐसी चीज जो हमें ऊर्जा प्रदान करती है, वह ईंधन के स्वरूप में। ईंधन वो हैं जो जल कर ऊर्जा को प्रदान करते हैं, मतलब वो जलते हैं, वो पहले जलेंगे, उसके बाद उनसे ऊर्जा का निष्कर्षण होता है। फिर जीवाश्मी ईंधन चाहे हो। परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। अब हम लोग ईंधन, जीवाश्म ईंधन और उसमें भी कोयला, पेट्रोलियम, इनको भी जान लेते हैं कि ये सब चीजें क्या हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ईंधन। अब ईंधन के बारे में आप सामान्यतः जानते ही होंगे। जैसे गाँवों में प्रायः क्या होता है, ईंधन बटोरने के लिए किया जाता है कि पहले क्या होता था, बाग में जाएं, घर में खाना बनना हो, चूल्हा है, तो पहले ईंधन बटोरना पड़ता था। मतलब कहीं से लकड़ियां, पत्तियां या फिर जैसे गोबर के पहले कुछ बनते थे, ठीक है, उनका सबका प्रयोग किया जाता था। तो वो सब ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते थे। हमारे भारत देश में 50% ऊर्जा ईंधन से प्राप्त की जाती है अभी भी, जिनका उपयोग भोजन पकाने व ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे भोजन पकाने के लिए आप लकड़ियों का ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोग हो गया। अब तो गैस का प्रचलन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी मुश्किल से 4-5 साल पहले तक गैस का प्रचलन इतना नहीं था, तब लकड़ियों पर ही भोजन पकाए जाते थे। अभी भी जो बहुत ही आंतरिक ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर लकड़ियों का प्रयोग भोजन पकाने के लिए किया जाता है। और ईंधन के स्वरूप में जो ऊष्मा प्राप्त करने के लिए आप समझ रहे हैं, जैसे ठंडी में अलाव जलाया जाता है या फिर लकड़ियों को जलाया जाता है, या किसी कार्य को करने के लिए उनको ज्वाला उत्पन्न की जाती है, तो वो सब चीज़ें हो गई। पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे, ताप दाब के प्रभाव में जीवाश्मी ईंधन में परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें? जीवाश्मी ईंधन में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, जल विद्युत खैर इसमें नहीं आ सकता है ईंधन में, इसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक,
ये थोड़ी सी मिस्टेक है, चलिए ठीक। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला। आप लोगों ने सुना भी होगा, लकड़ी जल कोयला भयो, कोयला जल भयो राख, यानी कि लकड़ी या फिर जो भी प्रकार का अवशेष था वो पृथ्वी में दबा, वो वहाँ पर दबाव पड़ा, ताप बढ़ा, ताप बढ़ने के कारण क्या हुआ, लकड़ी जल कोयला भयो, कोयले में परिवर्तित हो गया और वो भी जलकर राख बन गया। तो कहीं ना कहीं एक आंतरिक प्रक्रिया को यह दिखा रहा है कि कैसे वहाँ से प्राप्त किया जाता है। फिर आता है कोयला, यह भी एक जीवाश्मी ईंधन है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त किया जाता है। इसे अंतर्हित, अंतर्हित कह लीजिए या अंतर्निहित कह लीजिए, दोनों शब्द समान है। आपको किताब में अंतर्हित मिलेगा। धूप भी कहते हैं, धूप कहते हैं, धूप मतलब सूर्य। अब आप ऐसा क्यों समझ सकते हैं, क्यों? क्योंकि जब कोयले को हम बाहर निकालते हैं तो कभी वो जब कोयला जलता है तो उसके रंग को आप देखिए, वो बहुत ही लाल युक्त नहीं होता। जैसे सूर्य का प्रकाश होता है हल्का पीला केसरिया टाइप का, मिक्स टाइप में, कुछ वैसा कोयले का प्रकाश होता है। और कोयला प्रकाश को उत्पन्न करके हमें ऊष्मा भी प्रदान करता है, तो इसे अंतर्निहित धूप कहते हैं। यानी एक ऐसी कृत्रिम धूप जो पृथ्वी के अंदर निहित है और उसको निकालकर हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। यह बहुतायत मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन एवं विद्युत उत्पादन में, किसमें? विद्युत उत्पादन में भी करते हैं। देखिए, जो कोयला है इसका प्रयोग घरेलू ईंधनों में अब कम किया जाने लगा है और इस पर रोक भी लगाई जाने का प्रयास किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो कोयले को घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता था उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिलीज होता था। तो यानी घर में जो भोजन बनाते थे या काम करते थे, घर में जो लोग रहते थे, उससे उत्पन्न धुएं से बहुत प्रकार की उनको स्वास्थ्य की बीमारियां, शारीरिक बीमारी और प्राकृतिक प्रदूषण, वायु प्रदूषण के रूप में तो फैलता ही था। लेकिन विद्युत उत्पादन में अब भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है, जिसका अभी कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि अभी भी कोयले से सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अभी कुछ भी हो, यही अधिक में प्रयोग है। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक राष्ट्र कौन कौन है? उसमें चीन महोदय सर्वप्रथम है, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस। देखिए, कुछ देश ऐसे हैं कि उनका आप किसी भी प्रकार के खनिज और उसमें नाम लिख देंगे वो गलत नहीं होने वाले, जैसे यूएसए, चीन, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ये सब ऐसे देश हैं जो कॉमन पोर्शन में आपको मिलेंगे, अधिकतर हर क्षेत्र में ये मिल जाएंगे आपको। भारत में आपके झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, यहाँ पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पेट्रोलियम पर। इसे तरल सोना या काला सोना कहते हैं। किसे? पेट्रोलियम को। क्यों? यह सैलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन, वेधन हमने आपसे बताया था कि वेधन का अर्थ होता है ड्रिलिंग, यानी कि ड्रिल करके किस प्रकार से उसको निकाला जाता है, ड्रिलिंग, अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में, ठीक है, स्थित तेल क्षेत्रों में से प्राप्त किया जाता है। बाद में शोधित करके पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, मोम आदि बनाए जाते हैं। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि मुंबई के बॉम्बे हाई में वहाँ से मतलब पेट्रोलियम को निष्कासित किया जाता है। उधर असम में डिगबोई क्षेत्र है और इधर जो है दक्षिण क्षेत्र में, जो आपका पूर्वी क्षेत्र है, दक्षिण में पूर्वी क्षेत्र है, इस तरफ जो है कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा है, वहाँ से भी इनका पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है। पेट्रोलियम उत्पादक प्रमुख राष्ट्र कौन कौन से हैं? इसमें तो आप मिडिल ईस्ट के जितने भी राष्ट्र हैं, यानी कि जो मिडिल ईस्ट के आप समझ सकते हैं, जैसे ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएसए, ब्राज़ील, रसिया। देखिए, ये जो ईरान, इराक हैं ये जो है मिडिल ईस्ट के हैं, और ये जो सऊदी अरब, कतर हैं ये तो आपको अफ्रीका महाद्वीप में मिल जाएंगे। यूएसए तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ब्राज़ील, रसिया, ये सब क्षेत्र हैं। भारत में हमने आपको बताया, असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई एवं कृष्णा गोदावरी नदियों के डेल्टा के मध्य प्राप्त किया जाता है। तो अब हम लोग प्राकृतिक गैस, जल विद्युत और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में कुछ और उसके आगे फिर और जानते हैं। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस जो हमें प्राप्त होती है, यह प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को, अपरिष्कृत तेल यानी कि जो अशुद्ध तेल है, जो अभी धरातल से निकाला गया है लेकिन अभी शुद्ध नहीं है, उसे अशुद्ध पेट्रोलियम कहते हैं।
पर लाया जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, कुछ आप इसको ऐसा उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक लाते हैं नई बाजार से, और उसके ढक्कन को जब आप ओपन करते हैं तो आप यूं मान लीजिए कि उसके अंतर्गत जो द्रव्य पदार्थ उपस्थित है, ठीक है, उसके अंदर जो द्रव्य पदार्थ उपस्थित है वह कहीं ना कहीं एक पेट्रोलियम है, और उसमें जो खोलने के बाद गैस बनी होती है, एक बोतल पूरा टाइट फॉर्म में होता है, उसको आप मान सकते हैं कि प्राकृतिक गैस है। उसी प्रकार जब धरातल के सैलों में ड्रिल करके अंदर जाया जाता है और उसी जस्ट फॉर्म में आप बोतल के ढक्कन को खोलते हैं, तो गैस जो निकली एकाएक, वो क्या हुआ कि पेट्रोलियम के लिए ड्रिलिंग की गई, लेकिन उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट में हमें क्या मिल रहा है, प्राकृतिक गैस मिला। तो उस प्राकृतिक गैस को हम निकाल कर उसको भी और क्या कहते हैं सुरक्षित करके रख लेते हैं हम लोग। क्यों? पेट्रोलियम तो हम निकाल रहे हैं, उसके साथ हमें प्राकृतिक गैस प्राप्त हो रही है, तो जो गैस निकला उसको और पेट्रोलियम दोनों को एक साथ निकाला जाता है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन, कॉमर्शियल प्रयोग यानी वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए भी इसका प्रयोग में लाया जाता है। रसिया, नॉर्वे, यूके, उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक राष्ट्र हैं। देखिए ये जो प्राकृतिक गैस है, इस विश्व में बहुत कम ऐसे देश हैं जो इनसे संपन्न है, ठीक है। भारत में भी कुछ क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी बेसिन, त्रिपुरा, मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस भारत में उपलब्ध है, ठीक। फिर आता है जल विद्युत। अब जल विद्युत यानी कि जल से किस प्रकार विद्युत को उत्पन्न करके उसका प्रयोग किया जाता है, तो उसे जल विद्युत कहते हैं। कैसे? बांधों में वर्षा जल तथा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है, और पाइप के माध्यम से जल टरबाइन पर गिराया जाता है, जिससे ब्लेड पर जल पड़ता है और जनरेटर से विद्युत उत्पन्न किया जाता है, जिसे जल विद्युत कहते हैं। यानी कि आप ऐसा मान सकते हैं कि आप इसको खुद एक प्रोजेक्ट के रूप में बना सकते हैं। आप एक बड़ा सा प्लास्टिक का बॉक्स लीजिए, उसको जल उसमें भर लीजिए, थोड़ा बॉक्स बड़ा होना चाहिए, उसको किसी मेज पर रख दीजिए, और मेज के ढलान पे एक छोटी छोटी 2 पाइपें आप लगा दीजिए, और जो एक टरबाइन छोटी सी आती है, मोटर मार्केट में उपलब्ध होते हैं जो बनाने के लिए यूज होते हैं, तो आप छोटा सा वो मोटर ले लीजिए और उस पर पानी की तेज गति को गिराइए। उसके बाद वो घूमेगा और आप छोटी सी जो एकदम लाइट्स आती हैं उनसे देखिए, तो उसमें ऊर्जा, इसी को जो बड़े पैमाने पर करते हैं तो उससे जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है। उसके पश्चात शेष जल का प्रयोग नहरों द्वारा कृषि आदि कार्यों में किया जाता है। अब जो जल गिरा उसे दोबारा ऊपर ले जाने में दिक्कत होगी ना, तो ऐसा तो संभव है नहीं बार बार, तो उस जल को आगे नहरों के माध्यम से बढ़ा दिया जाता है, जिससे वह उन क्षेत्रों में जाता है जहाँ जल की उपलब्धता कम है, तो उस क्षेत्र के कृषि क्षेत्र में भी अच्छा उपज हो जाती है। तो यानी कि एक तीर से 2 निशाने लग गए। और विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा, ठीक है, विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा विद्युत का इसी से उत्पन्न किया जाता है। किससे? विद्युत ऊर्जा से उत्पन्न किया जाता है। यह उन क्षेत्रों के लिए या फिर उन राष्ट्रों में ज़्यादा अच्छा है जहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं, जल का जो एकत्रीकरण है वो ऊंचे ऊंचे स्थानों पे होता है, तो वहाँ पे उनको आसानी होती है उसको निकालने के लिए। जल विद्युत उत्पादक राष्ट्र पराग्वे यूरोप में है। जर्मनी के जस्ट दाईं तरफ आप देखेंगे एक राष्ट्र है, वहाँ पर पराग्वे है। नॉर्वे, ब्राजील और चीन हैं। चीन का तो आप लोग देख ही लेंगे, उसने ऐसा डैम बना दिया है कि पृथ्वी की बताइए गति ही धीमी पड़ गई है। तो जब ऐसे ऐसे राष्ट्र उपलब्ध हैं तो फिर इसके प्रमुख उदाहरण की हमें आवश्यकता नहीं है। भाखड़ा नागल बांध जैसे भारत में है, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजना, भारत में भी इन परियोजनाओं के माध्यम से जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है और उन क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। जल विद्युत का सर्वप्रथम प्रयोग किस राष्ट्र में किया गया था? नॉर्वे में किया गया था। नॉर्वे में सर्वप्रथम जल विद्युत की खोज की गई थी और वहीं पर इसका प्रयोग किया गया था। नॉर्वे करने वाला ऐसा पहला राष्ट्र था। तो हम लोग अब तक परंपरागत स्रोत का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। जैसे इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा,
इसके आगे अभी थोड़ा सा और हम लोग जानेंगे भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा के बारे में मैंने इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है क्योंकि यह सामान्यतः सर्वविदित है कि सोलर के माध्यम से किस प्रकार हम लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के अतिदोहन से उत्पन्न, यानी कि हमारे जो परंपरागत स्रोत हैं, चाहे पेट्रोलियम हो, कोयला हो, जितने भी हैं, उनका प्रयोग हमने इतना ज़्यादा कर लिया है कि अब संकट उत्पन्न हो गया है कि वो बचेंगे भी या नहीं। तो उनके लिए अब हमें नए आयामों की खोज करने की आवश्यकता है। से उत्पन्न संकटों से निपटने के लिए आवश्यक है कि ऊर्जा के नए आयामों एवं स्रोतों की खोज एवं प्रयोग किया जाए। अब मरता क्या नहीं करता, खोजेंगे नहीं तो करेंगे क्या, आने वाला भविष्य कहाँ जाएगा। तो और इतनी चीज़ें डेवलप कर चुके हैं कि सबके लिए एनर्जी, सबके लिए बिजली चाहिए और सबको 24 घंटे लाइट चाहिए राष्ट्र में, विश्व में सबको। तो भाई जहाँ पर इच्छा आएगी या वहाँ पर या तो संसाधन ही मिलेगा या फिर उस संसाधन का अस्तित्व ही रहेगा। अब देखते हैं भविष्य क्या निर्धारित करता है। सौर ऊर्जा, प्रायः हमारे घरों में भी सोलर सिस्टम लगे होते हैं छोटे पैमाने पर बैटरियों को चार्ज करने के लिए। उसी प्रकार बड़े बड़े सोलर फार्म बनाए जाते हैं जहां पर हजारों लाखों सोलर पैनल्स एक साथ लगे होते हैं और वहां प्रमुखता से सौर ऊर्जा का जो फैलाव है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आने वाले राष्ट्रों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा के बारे में इतना हम लोग जान ही चुके हैं। पवन ऊर्जा, यह ऊर्जा का असामाप्य स्रोत है। पवन चक्कियों के समूह, ठीक है, पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं वहां लगाई जाती हैं, जिनसे पवन चक्कियां लगातार चलती रहें। नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन में पवन ऊर्जा का विस्तृत स्तर पर प्रयोग किया जाता है और विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो अब हम लोग इस चैप्टर के अपने लास्ट टॉपिक की ओर आ चुके हैं, जो कि है परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और बायोगैस। देखते हैं किस प्रकार इनसे हम ऊर्जा यानी शक्ति को प्राप्त करते हैं और इनका हमारे दैनिक जीवन, दैनिक कार्यों एवं किस प्रकार से ऊर्जा को निष्कासित करके अपने उपयोग में लाया जा सकता है। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक रूप से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ यानी रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं, जैसे यूरेनियम है, थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जा सकती है। परमाणु में कितनी ऊर्जा हो सकती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण विश्व युद्ध में प्रयोग हुए परमाणु बम, वो भी कहीं ना कहीं कुछ इसी प्रकार से जो रेडियो एक्टिव पदार्थ थे उन्हीं के उससे ऊर्जा से बनाया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में इनसे होता है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन के फलस्वरूप ऊर्जा की प्राप्ति होती है। देखिए यहाँ पर जो ये शब्द प्रयोग हुए हैं, नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय विखंडन, ये सब आप एक शब्द के फॉर्म में याद कर लीजिए, क्योंकि अगर इसको हम लोग क्लैरिफाई करने के लिए इसके डीप में घुसेंगे तो अगर आप इसमें क्या एकदम घुसते चले जाएंगे इसके डीप में तो ये साइंस के मामले में हस्तक्षेप करने लगेगा, तो ये भी आपको समझने में दिक्कत होगी। तो आप एक सामान्य भाषा में समझ लीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा और आपके लिए टेंशन भी क्रिएट नहीं कर रहा होगा। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक यूएसए और यूरोप, यही दो क्षेत्र हैं। भारत में रावतभाटा, नरौरा, कल्पक्कम, कुडनकुलम, तारापुर, कैगा, काकरपारा। रावतभाटा राजस्थान, नरौरा उत्तर प्रदेश, कल्पक्कम कुडनकुलम तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र, कैगा कर्नाटक और काकरपारा गुजरात। आप इनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि इनमें से कहीं ना कहीं उदाहरण पूछ ही लेता है कभी ना कभी। ठीक है, तो ये हो जाएंगे। फिर आता है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा क्या है, यानी कि पृथ्वी के भू यानी पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र से प्राप्त होने वाली जो ताप से प्राप्त होती है ऊर्जा। पृथ्वी के भूगर्भ में निहित ताप से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ, ठीक है, तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है और यूएसए विश्व के सबसे बड़े भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस आदि हैं। भूतापीय ऊर्जा में क्या होता है कि पृथ्वी में जैसे जैसे गहराई बढ़ती है तो वहाँ पर तापमान अधिक होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उस ताप का प्रभाव किसी क्षेत्र में पृथ्वी के बहुत निकट ऊपरी भूपर्पटी क्षेत्र तक निकट आ जाता है, तो उससे ऊपरी क्षेत्र टूट जाता है और वहाँ से वो गर्म भाप के रूप में, ताप के रूप में एनर्जी निकलती है। तो वहाँ पर संयंत्र लगा के उस ताप ऊर्जा को, ताप ऊर्जा को एकत्र करके
कुछ अपने सिस्टम को क्रिएट करके वहाँ पर लगाकर और वहाँ से ऊर्जा को प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग सुनते होंगे गर्म झरने के प्रदेश, जैसे अब अगर आप सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि यूएसए अमेरिका में ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे वहाँ पर एक येलो स्टोन पार्क है, वहाँ पर गर्म जल स्रोत भी निकलते हैं कभी कभी झरने के रूप में। तो ये सब क्या है, भूतापीय ऊर्जा ही है जहाँ से प्राप्त की जा सकती है। जैसे भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, देखिए ये सब छोटी छोटी चीज़ें, इनको बहुत ही विस्तृत रूप में नहीं जानना है, इनको सिर्फ इतना जानना है कि हाँ ये ऊर्जा के स्रोत हैं, कौन कौन से हैं और किस प्रकार से हैं, बस इतना आवश्यक है। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। विश्व में पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था। जैसे समुद्र में लहरें उठी, ठीक, ज्वार आया और यहाँ पर कोई संयंत्र लगा दिया गया है। फिर जब ये जल कुछ इस स्टेज में आती है, जैसे बांध वाला हमने आपको बताया ना, बांध वाले में क्या होता है, जल ऊपर से गिराया जाता है, टरबाइन घूमती है, एनर्जी क्रिएट होती है और उसको संचित कर लिया जाता है। उसी प्रकार से ज्वार में भी कहीं ना कहीं अपने आप में जल ऊपर उठा और जल ऊपर उठने के बाद एक संयंत्र बॉक्स एरिया में बना दिया जाता है। तो उन पाइप के होल से जब जल होके गुजरता है तो उसमें टरबाइन लगी होती है और जब वो टरबाइन यहाँ से घूमती हैं और फिर इनसे जल आगे भाटा के रूप में आगे बह जाता है। इस प्रकार से इसको बनाया गया है। तो यहाँ से जो घूमी टरबाइन और यहाँ पर सिस्टम बना हुआ है और तार इसके ऊपर से जोड़ दिए जाते हैं और एनर्जी को संचयित कर दिया जाता है। ठीक है, रूस, फ्रांस, भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र पाए जाते हैं। और फिर हमारा आता है लास्ट टॉपिक, वो है बायोगैस। इससे हम लोग सामान्यतः परिचित ही होंगे, बचपन में हम लोग छोटे छोटे गोबर गैस का वो सब प्रोजेक्ट हम लोग बनाए ही होंगे कभी ना कभी। तो वो सब चीज़ें हैं कि जैसे जैविक अपशिष्ट, जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है, इसे बायोगैस कहते हैं। ठीक है, यह ऊर्जा सर्वव्यापी है, यानी इसको सब जगह पे प्राप्त किया जा सकता है। कहाँ पे कचरा नहीं निकलता है या फिर कहाँ पर भोजन बनता है तो वहाँ पर जो फल सब्जी हैं, उनके छिलके हैं, कूड़ा कबाड़ है, ये सब निकलते हैं, गोबर हैं या फिर किसी भी प्रकार के पदार्थ जो प्राप्त हो रहे हैं उनको संग्रहित करके इस ऊर्जा का विदोहन किया जा सकता है। लेकिन इनका विदोहन बहुत कठिन और खर्चीला होता है जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसलिए इसका बहुत विस्तृत पैमाने पर विस्तार नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने क्लास 8th की सीरीज में अपना चैप्टर नंबर 3 खनिज और शक्ति संसाधन को पूर्णतः कंप्लीट कर लिया है। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस चैप्टर से जो रिलेटेड नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और आप उसे वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भी हमारी 6th, 7th, 8th हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी बोथ सेक्शंस की वीडियोज़ को देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।